हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हमने पढ़ा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी और वर्क क्या होता है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम पढ़ेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, पिछले चैप्टर जब पिछला वीडियो हमने खत्म करा था तो मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया था कि अगर आप वो घूम के आओगे वाला क्वेश्चन डाल दिया था तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो उस केस में कुछ वर्क डन है कि नहीं, आप थक तो जाते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन जीरो है। तो आइए पहले देखते हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं वो बताऊँ थोड़ा, उसके पहले हमें कुछ और चीज़ें जानना जरूरी हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। भाई नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जल्दी से दिखेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ेंगे। इफ नेट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ from initial point and then back to that point is zero, then force is called as conservative, otherwise non conservative। हिंदी में नॉर्मल मतलब समझने की कोशिश करो तो आप ये समझो, मान लो कोई पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉन है, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है। तो उस केस में, ठीक है, अगर वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ज़ीरो है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है, राइट। और अगर वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ज़ीरो नहीं है तो वो नॉन कंजर्वेटिव केस हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। बस इसका इतना सा मतलब होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर एक पार्टिकल घूम फिर के अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है और उसका वर्क डन जीरो होता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, और उसका वर्क डन जीरो नहीं होता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो आप खुद सोच लो, जब आप घूम फिर के वापस आते हो तो आप पे आप जिस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपका वर्क डन जीरो है, और अगर वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हाँ, आपने कुछ काम करा है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स, कूलम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो आप आगे 12 मतलब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सब टेंशन, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है, या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स। हमारे लिए अभी सिर्फ फ्रिक्शन मायने रखता है, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रिक्शन लिखा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रिक्शन। तो दिस इज़ व्हाट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर। आप बोलोगे सर ये सब बताने की जरूरत क्या थी, ये सब बताने की जरूरत थी, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते आएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हमने ये दोनों टर्म्स डिफाइन क्यों करें। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, आपने काइनेटिक एनर्जी तो बताया था। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन के कारण डेवलप होती है, ठीक है। एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी को इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम इन विच अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट। मतलब एनर्जी जो सिस्टम की कन्फिगरेशन के कारण है, ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क W ऑन अ पार्टिकल, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स W काम करता है किसी पार्टिकल पे एक सिस्टम में, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है भाई, अगर जनरलाइज फार्मूला पढ़ें तो वर्क डन होता है माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। इसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो नेगेटिव साइन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स होता है अपने वेरिएबल फोर्स वाले फार्मूले में, ठीक है। वर्क डन यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो ये अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के हिसाब से, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो इसलिए माइनस साइन आ गया क्योंकि माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस डब्ल्यू। तो ये तो हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी, आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी है भाई। जो कन्फिग्रेशन, जो सिस्टम के कन्फिग्रेशन के कारण एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब सिस्टम के कन्फिग्रेशन से मतलब क्या है मेरा, कन्फिग्रेशन से मतलब है उसकी पोजीशन, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। अब उसकी पोजीशन के कारण कोई एनर्जी हो सकती है क्या, कैसे हो सकती है, थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पर है, बॉल है आपके हाथ में, आपने बॉल को छोड़ दिया। अब जिस इंस्टेंस पे आपने बॉल को छोड़ा है उस पर कोई फोर्स लग रहा है नहीं, ठीक है, आपने छोड़ा, वो रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, नीचे आई, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड की। भाई कुछ वेलोसिटी तो बढ़ती है ना, जैसे नीचे आती है बढ़ती है, सही बात है। आप बॉल छोड़ते हो तो रेस्ट पे रहती है, जैसे जैसे नीचे आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ मास इंटू 5 स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये एनर्जी कहाँ से आई, जब इस पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है तो ये एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है।
आई है ये एनर्जी, कहीं से आई है कि नहीं आई है? कहीं से तो आई होगी। ये एनर्जी आई है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मैं क्या आप ये कहने की कोशिश करो यहाँ पर एनर्जी ज़ीरो थी और यहाँ पर कुछ एनर्जी आई है? नहीं। आपने केमिस्ट्री में भी बचपन में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने बचपन में। भाई देखो साइंस सेम ही होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। चाहे थर्मोडायनामिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ो, चाहे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ो, चीज़ें वही रहेगी, बस बताने का तरीका अलग रहता है। तो यहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी थी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब वो ऊपर था ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी? वो थी उसकी पोजीशन के कारण, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी जब आप जैसे ही वो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यही केस होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन के कारण थी उसकी, वो कुछ हाइट पे थी, उस हाइट के कारण उसमें कुछ एनर्जी थी। वो क्या एनर्जी थी वो हम देखते हैं थोड़ी देर में, बस आपको समझाने के लिए कि भाई कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है पोजीशन। और कैसे समझ सकते हो आप इसको कि एनर्जी कंजर्वेशन, जब आप थक जाते हो, एकदम परेशान हो जाते हो, ठीक है, कई बार भूख लगती है ना, काम नहीं होता है, जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो क्या होता है, आप काम करने लगते हो, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह जिस तरह वो खाने की एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हुई है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई है उस केस में। हम थोड़ी देर में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ एंड नियर बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्रेविटी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और दैट इज़ गिवन बाय mg इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mg इंटू चेंज इन डेल्टा वाई। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये साइकिल है, साइकिल, ठीक है, स्टंट मैन है, स्टंट कर रहा है, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको ये ग्रीन, ठीक है। फाइनली थोड़ी देर बाद ये नीचे लैंड कर जाएगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ आने में इसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी। मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी कुछ पोजीशन चेंज होगी। कितनी पोजीशन चेंज होगी? उसकी कुछ पोजीशन चेंज होगी डेल्टा वाई, अगर इसको मैं डेल्टा वाई बोल दूँ, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है उस चेंज की वैल्यू होगी mg इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। तो दिस इज, आप ग्रेविटी के कारण कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक मतलब क्या है? स्प्रिंग इलास्टिक होती है, तो स्प्रिंग के कारण जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल जब स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग मान लीजिए कंप्रेस्ड है, राइट, ये कंप्रेस्ड है, इसमें बगल से अगर कोई, और जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये एकदम से बाहर की तरफ भागती है। ऐसे कैसे बाहर की तरफ भाग रही है? वो इसलिए भाग रही है क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है, जिसके कारण वो बाहर की साइड भागने लगती है, जिसके कारण उसमें कुछ हलचल होती है, ठीक है। उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो हलचल होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैंने आपको जिस्ट तो समझा ही दिया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन या एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जब कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट कंप्रेशन में रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो वो एक्सटेंड होता है, एक्सपेंशन में रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो वो कंप्रेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहती है और वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म में। ये कैसे गिवन है, इसका भी मैं डेफिनेशन में नहीं जा सकता, वो f(x) से ही निकालते हैं इसका भी मतलब क्या बोलते हैं डेरिवेशन, समेशन f(x) करोगे, f(x) के जब kx निकालो रखोगे और फिर फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। बट वी कांट डिस्कस डेफिनेशन इन दिस रिवीजन या क्रैश कोर्स सीरीज। तो ux इज गिवन बाय हाफ kx², ठीक है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई आपने ऐसे दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, ऐसे बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हमारे स्कोप में भी इतनी थी, तो इसलिए मैंने अभी आपको इतना बताया है, ठीक है। अगर गलती से कोई और फोर्स आ जाए तो आप वो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx से निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। भाई आपने पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी E-mech, ठीक है, इज गिवन बाय ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लो ये एथलीट, ठीक है, यहाँ से ये जंप करा, यहाँ से क्लिफ थे,
क्लिफ जंपिंग करी किसी ने ऐसे नीचे नदी में, ठीक है, क्लिफ जंपिंग करी किसी नदी ने, तो इस पोजीशन पे ये कुछ वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही होगी, राइट, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही है, और इसका यहाँ से कुछ डिस्टेंस भी है, तो मतलब इसके पास इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसके पास दोनों एनर्जी हैं, तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो उसको बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ वन इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द एनर्जी चेंज। अब ये जो क्लिफ से जंप कर रही है लड़की, ठीक है, अब इसमें ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी के फोर्स को छोड़ के, ठीक है, तो ग्रेविटी का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लेकिन कोई एनर्जी चेंज नहीं भी उसमें प्रोड्यूस कर रहा है। अगर जैसे ही वो नीचे गिरेगी तो क्या होगा, उसकी आप देख रहे हो वाई कम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट। तो अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आगे क्या बोलता है, वो आगे बोलता है कि इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट चेंज। कहने का मतलब अगर किसी भी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है, मतलब तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों का सम कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कब? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। तो आप देखिए इस केस में भी जो मैंने एग्जांपल बताया था क्लिफ जंपिंग वाला, उसमें भी सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो हम देख चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन, वर्क डन, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देख लेते हैं अभी तक जो पढ़ा है उसकी। भाई वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन क्या होगा, अगर फोर्सेस लग रहे हैं बहुत सारे, तो सारे फोर्सेस का एडिशन ले सकता हूँ। कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, राइट। तो मान लीजिए तीनों कैटेगरी के फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। भाई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हम देख चुके हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखा मैंने माइनस डेल्टा यू, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी। इसको जब मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हो गया चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने बात करी थी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहती है? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होते हैं। अगर अब मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब उस पर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कुछ एक्ट हो रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है? तो वही चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप इसको एक एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही याद कर रख सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है उसके कारण मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है उसके कारण कोई भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इफ़ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ठीक है, किसी कारण से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा है या उसके कारण वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। वर्क डन बाय एनसी अगर जीरो रहेगा तो चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण लगेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से पढ़ लिया है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पूरी तरीके से पढ़ लिया है, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है, हमने वर्क डन पढ़ लिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया है, किनको कैसे कैसे केसेस में अप्लाई करना है वो भी देख लिया है। तो जितने जल्दी मैं आपका ये करा सकता था आई हैव डन दैट, ठीक है। थॉरली एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन करते हुए जितने जल्दी हम ये टॉपिक कवर कर सकते हैं हमने कर लिया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसको आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जो भी करा है, आप वो सारे क्वेश्चन
इस टॉपिक के मेथड से भी लगा सकते हो, मतलब आपके पास एक नहीं, आपके पास दो मेथड हो गए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ इन्हीं से सॉल्व होंगे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखने की ज़रूरत है, और पिछले स्लाइड में हमने जो पढ़ा वो याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे 3-4 चीज़ें याद रखो विद कॉन्सेप्ट, और जो एग्जाम्पल्स पढ़ाएं, जो पिक्चर्स हैं उसके साथ दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज आई ऑलवेज से कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है।